वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है लास्ट क्लास के अंदर बच्चों बेसिक फोर्स पढ़ के आए थे नेचर के, जो कि 4 टाइप के थे, उनको हमने क्लियर किया। आज जो बच्चों हम हैं न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, न्यू यूनिट की तरफ, न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो न्यू टॉपिक रहने वाला है, न्यू चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि जिसे आप लोग मात्रक एंड मापन कह सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एंड मापन की बात करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि या भौतिक राशि। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, भौतिक राशियों की, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, इनको जो है हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को इनकी सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर हम बात करें कि जिनको किसी उपकरण की सहायता से मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, ऐसी जो राशियाँ होती हैं, ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि उन्हें बच्चों हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास जो है बच्चों कि 2 किलो चीनी है। हम बात कर लेते हैं कि 2 किलो चीनी है। याद रहे कि भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज जिनको मापा या तोला जा सकता है, जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेज़र किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। जैसे हम बात करते हैं चीनी की, कि हमारे पास जो चीनी है बच्चों वो 2 केजी चीनी है, 2 किलोग्राम चीनी ले रखी है हमने, शुगर है। तो अब चीनी को हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, कि हमें पता है चीनी 2 किलोग्राम है, 2 केजी है, तो हम चीनी को माप या तोल पा रहे हैं, तो हम चीनी का मेजरमेंट कर पा रहे हैं। तो क्या चीनी भौतिक राशि होगी क्या? तो चीनी भौतिक राशि नहीं होगी। चीनी क्या है? एक वस्तु है। ये तो शुगर है, चीनी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर आप तो कहोगे कि चीनी को तो आपने कहा था कि हमने अभी बोला कि ऐसी राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, तो हम चीनी को तो माप या तोल सकते हैं कि 2 किलोग्राम चीनी है, चीनी को तो हमने तोल लिया है, इसको माप लिया है। चीनी का तो हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो भी तोल आता है, हम लोग जो मतलब तोलते हैं, जिसके ऊपर एक तोल आता है, मशीन आती है, कि चीनी को तोल लिया 2 किलोग्राम है, तो इसको इंस्ट्रूमेंट से तो तोल लिया हमने। फिर चीनी भौतिक राशि क्यों नहीं है? ये वस्तु क्यों है? तो ध्यान रहे, चीनी को हमने तोला भी, चीनी 2 किलोग्राम है। तो मैं कह दूं कि मेरे पास नमक है, 2 किलोग्राम है, तो फिर आप कहोगे कि नमक को तोल लिया हमने, 2 किलोग्राम है, तो नमक भौतिक राशि होनी चाहिए। नहीं, नमक तो एक वस्तु है, तो 2 किलोग्राम तो हर बार आ रहा है, फिर तो सभी भौतिक राशि है, 2-2 किलोग्राम थोड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 किलोग्राम क्या नापा? इसका वेट जो था, इसका जो द्रव्यमान था, इसका मास था, इसका वजन था, इसका जो वेट है बच्चों, वो 2 किलोग्राम है। क्या है? 2 किलोग्राम है। नमक आपके पास, नमक को तोला तो नमक का जो वेट है वो 2 किलोग्राम है। तो इसका जो वेट आया है, इसका जो भार है बच्चों, इसका मास, द्रव्यमान जो भी है, वो 2 किलोग्राम है। चीनी और नमक, शुगर और जो अपने पास साल्ट होता है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, बट इनका जो मास हम लोग माप रहे हैं, इनका जो द्रव्यमान आप लोग, भार, द्रव्यमान, मास, वेट, जो भी इनका जो हम वेट मेजर कर पा रहे हैं, तो बच्चों जो वेट होगा दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशि है। नमक और चीनी भौतिक राशि नहीं हो सकती। इनका जो 2 केजी क्या है? चीनी का 2 केजी वेट है, नमक का 2 केजी वेट है, तो जो वेट है वो भौतिक राशि होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो ये बच्चों होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो डिस्क्राइब करती है फिजिकल वर्ल्ड को, यानी कि जिसे हम माप या तोल सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को माप सकते हैं हम लोग, जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ होती है। ये हमने इनका एग्जाम्पल देखा था। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात करें हम लोग, तो देखते हैं हम लोग इनको बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के इफ़ हम टाइप्स की बात करें बच्चों,
तो मोस्टली ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर आती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, फिर 3 नंबर आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 3 क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल, यानी कि मूल राशियां या मूल भौतिक राशियां, फिर आती हैं व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और ये आती है पूरक यानी कि या फिर संपूरक भौतिक राशियां। तो ये 3 टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और संपूरक राशियां। 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बच्चों, मूल राशियां होती है, वो क्या हो सकती है? अब इसको हम देखें, हम बात करते हैं यानी कि कोई आप इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश एक सब्जेक्ट हुआ, तो इंग्लिश जो बनी है, जैसे इंग्लिश के अंदर हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया एलिफेंट, एलिफेंट मीन साथी होता है, तो एलिफेंट मैंने एक वर्ड लिया, तो एलिफेंट वर्ड किससे मिलकर के बना? किससे बना? हम देखें तो ELEPHANT, यानी कि जो इसके ABCD थी, जो यानी कि 26 ABCD के जो अक्षर हैं उनसे मिलकर के बना है, यानी कि इनकी जो अल्फ़ाबेट है। एलिफेंट जो वर्ड है इंग्लिश, ये जो किससे मिलकर बनी है? इंग्लिश जो है, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स आते हैं, हम इंग्लिश को पढ़ें अगर, तो ये किससे मिलकर बनी है बच्चों? अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है। जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे मिलकर के बनी हुई है। ये 26 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उनसे मिलकर के इंग्लिश के आगे वर्ड बनते हैं। तो यानी कि इंग्लिश की वर्ड्स के लिए जो भी इंग्लिश बन रही है, उनके लिए फंडामेंटल क्या चीज़ है, उनका मूल क्या है, उनका बेस क्या है, किससे मिलकर उनको बनाया जा रहा है? तो अल्फ़ाबेट से मिलाकर बनाया जा रहा है। तो इंग्लिश के लिए अल्फ़ाबेट क्या चीज़ हुई बच्चों? उसकी फंडामेंटल है। अल्फ़ाबेट्स जो है इंग्लिश की फंडामेंटल है। जैसे हम बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो जो हमारे पास स्वर और व्यंजन जो भी होते हैं, कह गए जो भी होते हैं, इनसे मिलकर के जो हिंदी बनी है। तो हिंदी के लिए जो भी स्वर और जो व्यंजन होते हैं, वोल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनसे मिलकर के हिंदी जो है बन पा रही है। तो यानी कि हिंदी के लिए ये क्या हो गई? फंडामेंटल होंगे, यानी कि इनका बेस है, इनका मूल है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? यानी कि जो अपने आप के अंदर मूल है, जो किसी से मिला करके नहीं बनाई जा रही है, जिनका जो निर्माण है वो किसी से मिलकर के नहीं हुआ है, अपने आप के अंदर एक कंप्लीट होती है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि मूल राशियां अपने आप के अंदर मूल होती है, किसी पर भी जो है बच्चों वो निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है, वो होती है मूल राशियां, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम इनको देखते हैं, आइए इनको देखें, हम लोग बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है बच्चों, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7 टाइप्स की होती है। फंडामेंटल आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है मूल राशियां, तो 7 प्रकार की 7 टाइप्स की जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी है 7। ये किसी से मिला करके नहीं बनाई गई है, अपने आप के अंदर ये एक कंप्लीट होती है। तो देखते हैं हम लोग इनको। सबसे पहले मास, 2 नंबर पे देखते हैं हम लोग लेंथ, 3 नंबर की बात करते हैं हम लोग टाइम, 4 नंबर की बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर, 5 नंबर की बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। फिर बच्चों हम लोग 6 नंबर की बात यदि कर लेते हैं, फिर आता है सब्सटेंस क्वांटिटी, उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 होती है, यानी कि मास जिसको आप द्रव्यमान कह सकते हो, लेंथ जिसको आप लंबाई या फिर दूरी कह सकते हो, टाइम जिसको आप समय कह सकते हो, टेम्परेचर जिसको आप तापमान कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बच्चों आप विद्युत धारा कह सकते हो, सब्सटेंस क्वांटिटी जिसको आप पदार्थ की मात्रा कह सकते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको आप ज्योति तीव्रता कह सकते हो। तो ये जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 जो है 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
मूल राशियां हैं, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, अपने आप के अंदर कंप्लीट है, किसी से मिला करके इनको नहीं बनाया जा रहा है। तो ये मास, द्रव्यमान मास यानी कि जैसे हम तोलते हैं किसी को भी, इतना जो है केजी है, ग्राम है, जो भी आप लोग मापते हो, तो वो मास। लेंथ हमें पता है, डिस्टेंस, टाइम हमें पता है 2 3 4 जो भी घड़ी के अंदर हमें दिखाई देता है, टेम्परेचर हमें पता है कितने डिग्री का आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो फ्लो होता है, करंट हमें पता है, पदार्थ की मात्रा कितने मोल हैं, भी 2 3 4 5 क्वांटिटी जो होती किसी पदार्थ की, ज्योति तीव्रता जो उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें यदि हम लोग, तो ये आगे आती जाएगी। सभी क्वांटिटीज़ को आगे हम फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। फिजिक्स के जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उनके अंदर जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ आती जाएगी, जिनको हम ओपनली डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जिनके फॉर्मूलाज भी आगे जो है बच्चों चलते जाएंगे, आगे हम इनको देखते जाएंगे। एवरी चैप्टर के अंदर ये जो क्वांटिटीज़ है यूज़ में आती चली जाएगी। तो नेक्स्ट हम बच्चों बात कर लेते हैं 2 नंबर जो क्वांटिटीज़ थी, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ, नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, व्युत्पन्न यानी कि जिन्हें उत्पन्न किया जा सके, डेराइव्ड जिन्हें डेराइव किया जा सके। और डेराइव्ड या इसके अगर हम इससे हट करके देखें क्वांटिटीज़ कौन सी है, इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मूल राशियाँ हैं, अदर कोई क्वांटिटीज़ है ही नहीं, अदर कोई क्वांटिटीज नहीं है। डेराइव्ड क्वांटिटीज के अलावा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इनको डेराइव किससे, डेराइव जिनको बनाया जाए, जिनको व्युत्पन्न यानी कि जिनको उत्पन्न किया जाए, बनाया जाए, तो इनको बनाएंगे किससे बच्चों, फंडामेंटल से ही तो बनाएंगे, इसके अलावा क्वांटिटीज है ही नहीं कोई, फंडामेंटल है। तो जिन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिला करके बनाया जाता है, डेराइव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी चीज, जैसे हमने बात की चाल, हम चाल क्या, या फिर हम बात कर लेते हैं कोई भी है चाल, चाल की ही जैसे बात कर लेते हैं, चाल इज इक्वल टू होता है दूरी अपॉन समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं डिस्टेंस क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। लेंथ की हम बात कर रहे थे ना कि मास था, लेंथ था, टाइम था, ये तो हम बात करें डिस्टेंस की, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। टाइम की बात करें तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यानी कि डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशि है, टाइम भी मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को, 2 मूल राशियों से ही स्पीड जो है चाल प्राप्त हो रही है, चाल जो स्पीड को हम बना पा रहे हैं, इसकी जो है फॉर्मूला बन रहा है। तो इट मीन्स जो चाल है, स्पीड है, वो कैसी क्वांटिटीज हुई, डेराइव्ड क्वांटिटीज हुई, व्युत्पन्न राशि हुई, क्योंकि इसको जो है दूरी और समय से मिला करके उत्पन्न किया जा रहा है। इन दोनों की सहायता से ये बन रही है, इन दोनों को मिला करके जो हम इसको बना पा रहे हैं। तो जो चाल हो ये, फिर हम बात करते हैं वेग, वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय होता है, सेम यही बन जाएगा, यही फॉर्मूला होता है इसके लिए भी, विस्थापन यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक टाइप की लेंथ ही होती है, फिर टाइम पड़ा है, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों, डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। और भी आप लोग कोई भी देखना चाहते हो, एक्सीलरेशन की बात करें यदि हम, ये क्वांटिटीज आगे हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ये सारी की सारी जो भी क्वांटिटीज आ रही है इनको बच्चों आगे पढ़ा जाएगा डिटेल के अंदर, आगे हम इनको देखेंगे। ये एवरी चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक्स आएंगे, ये सब की सब इनको डिटेल में फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम। तो एक बार हम इनको देखते चलते हैं, यहाँ पर एक बार हम आसानी से इनको देखते चले जाएं कि इनका हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी फॉर्मूला से मतलब है एक बार कि ये होती क्या है, डेराइव कैसे हो पा रहा है, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं, जो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण इज इक्वल टू वेग अपॉन समय होता है। ये चीजें आप 8th 9th 10th के अंदर भी पढ़ के आए हो, ये 9th की बुक में आप देख सकते हो, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए, तो वहां भी आप ये देख सकते हो, पढ़ के आए हो इनको एक बार। तो वेलोसिटी और टाइम 2 क्वांटिटीज से मिला करके, अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि वेलोसिटी जो है, वेग है, वो तो डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशि है, तो एक व्युत्पन्न और एक फंडामेंटल है, यानी कि एक मूल राशि है। तो अगर हम वेग को ओपन करते हैं वेलोसिटी को, तो ये क्या बनता है, विस्थापन अपॉन समय, और एक समय ऑलरेडी पढ़ा ही है ये वाला,
तो देखो ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, यानी कि मूल राशि है कि नहीं है। तो ओपनली इसको बिल्कुल जीरो के ऊपर, बेस के ऊपर ओपन करते जाएंगे, बिल्कुल जो इसका जीरो आ जाएगा, बेस जहां से ये उठा था, बना था, तो वो इसका एक फंडामेंटल दिखाई देगा, फंडामेंटल क्वांटिटी ही होगी। जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम था, वेग बटा समय था। आपको वेग तो फंडामेंटल नहीं है, मूल नहीं है, ये तो व्युत्पन्न राशि है। हाँ, टाइम जो है, समय, वो फंडामेंटल है, मूल राशि है। फिर वेलोसिटी को ओपन करिए, वेग को विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये फंडामेंटल आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी, ये सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी, जिनको 2-3 क्वांटिटीज से मिला करके बच्चों बनाया जा रहा है। वो कैसी क्वांटिटीज होगी? डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। अपने आप के अंदर वो एक फंडामेंटल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मूल नहीं है, उसको उत्पन्न किया जाएगा फंडामेंटल को, मूल राशियों को मिला करके। और भी आप देख सकते हैं, जैसे फोर्स की बात करें हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये भी आप 9th 10th के अंदर पढ़ के आए हो फॉर्मूला। ये आप सभी फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े हुए हैं, वही मैं आपको एक बार जो है बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं इनके बता रहा हूं आपको। तो हम बात करते हैं द्रव्यमान की, त्वरण की। तो द्रव्यमान और त्वरण, एक्सीलरेशन और मास को मिलाओगे तो फोर्स प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको डेराइव किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, या फिर हम बात कर लेते हैं वर्क की। वर्क एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 9th 10th के अंदर। तो यानी कि कार्य को जो है वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन से मिला करके बच्चों बनाया जा रहा है। तो जो आपका कार्य है, वर्क है, वो भी कैसी क्वांटिटीज होगी बच्चों? डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो ये जो है बच्चों आप लोगों की डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है, यानी कि जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिला करके बनाया जाएगा वो डेराइव्ड क्वांटिटीज होगी, जिनको मूल राशियों से मिला करके बनाया जाएगा वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इस प्रकार से फॉर्मूलाज आगे चलते जाएंगे, हम आगे रास्ते में भी कुछ पढ़ते चले जाएंगे, ये कुछ आ चुके हैं, हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला की सहायता से नेक्स्ट फॉर्मूला किस प्रकार से बना सकते हो। तो बच्चों हम नेक्स्ट की बात करें, जो 3rd नंबर हमारी क्वांटिटी थी वो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि संपूरक या फिर पूरक राशियां। तो देख लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, संपूरक या फिर पूरक राशियां। ये बच्चों दो ही होती है, ये इनको आप फंडामेंटल भी कह सकते हो, ये फंडामेंटल भी हो सकती है, यानी कि मूल राशियां भी कहला सकती है। ये केवल दो ही होती है। ये देखते हैं कौन से। एक तो होता है एंगल, आप इसे प्लेन एंगल भी कहते हैं, यानी कि जिसे हम कोण कहते हैं। तो एंगल देखिए क्या बनता है। एंगल की इफ हम बात करें कि ये एक लाइन होती है, एक ये जो चीज़ बन रही है यहाँ पर, यही बच्चों क्या होता है? एंगल होता है। हमने देखा होगा इसको, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं। इसको आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए इसको कि एक लाइन बन रही है, ऊपर एक ये लाइन बन रही है, तो ये जो बच्चों बन रहा है वो क्या होगा? थीटा, यानी कि एंगल होता है। ये बच्चों रेडियस होती है, ये बच्चों क्या होता है? आर्क होता है। आर्क यानी कि मैंने इसको एस मान लिया। क्या मान लिया? एस। तो थीटा जो होता है कैसे फाइंड करोगे? आर्क अपॉन रेडियस होता है इसका फॉर्मूला, आपको पता है। आर्क एस है, रेडियस कितनी है? आर, यानी कि कोण होता है चाप बटा में त्रिज्या। चाप यानी कि ये वाला जो होता है, चाप काटते हैं हम लोग, आर्क ये होगा इसका, और रेडियस कितनी है? आर इसकी। ये वाली जो चीज़ होती है वो रेडियस होती है। तो ये जो होता है बच्चों आप लोगों का एंगल होगा। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। तो इसे आप फंडामेंटल में भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों ही हो सकती है। तो ये हुआ बच्चों एंगल। इसे प्लेन एंगल भी कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि समतल कोण, प्लेन एंगल, कोण भी कहते हैं इसको। तो ये जो बच्चों होता है एंगल होता है। फिर 2 नंबर की बात करते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल, यानी कि जिसे आप ठोस कोण कह सकते हो। अब सॉलिड एंगल क्या बनेगा उसको देखिए, आइए तो हम देखें इसको। सॉलिड एंगल की इफ हम बात करें बच्चों, कुछ इस टाइप से बनने वाला है ये एंगल सॉलिड। ये रेडियस आर, ये जो बच्चों एंगल बन रहा है थीटा, यही क्या होता है? सॉलिड एंगल। यहाँ पर इसका एरिया मान लेता हूँ मैं, जैसे डी ए मान लिया मैंने। क्या मान लिया? डी ए। अब बात आती है,
आपने एक शंकु देखा होगा, एक कोन होता, आइसक्रीम का कोन देखा होगा आपने, आइसक्रीम का कोन भरा होता है यानी कि सॉलिड हो, ठोस हो जैसे, तो इस टाइप से जैसे कोन बना होता है, हम लोग अगर बात करें इस टाइप से ये कोन बना हुआ, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बच्चों एंगल बन पा रहा है यहाँ पर, यही एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है। या फिर हम एक रूम की बात करें, रूम ऊपर क्लोज है, जैसे वहाँ से एक लाइन बनाई हमने, यहाँ पर लाइन खींच, वहाँ से एक लाइन ली बच्चों हमने यहाँ पर ली, एक लाइन वहाँ से हम यहाँ पर लेकर आए, कोई भी लाइन पर लेकर आए, तो ये बच्चों जो एंगल बनेगा इन लाइंस के बिटवीन, वही कौन सा एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो बनता है सॉलिड, यानी कि अगर हम बात करें ये डी ए, डी ए क्या होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन की अगर हम चलते हैं, अवकलन की तरफ बढ़ते हैं, तो डी ए यानी कि इसका एक एरिया का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं जिसको हम डी ए से, जैसे हमने एक्स का लिया था डी एक्स था, वाई का लिया था डी वाई था, इसी टाइप से बच्चों हम एरिया का पार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट। तो एरिया के छोटे से पार्ट की यदि बात की जाएगी तो बच्चों क्या होगा, डी ए होगा। तो इफ हम सॉलिड एंगल को फाइंड करते हैं, यहां से सॉलिड एंगल की बात करें थीटा की, जो कि क्या होगा, एरिया कितना है इसका, डी ए, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग एंगल की बात करें, एंगल को किस में मापते हो, रेडियन में मापते हैं हम। किस में मापते हैं बच्चों, रेडियन में। और इसको किस में मापते हैं, स्टे रेडियन में। किस में मापते हैं, स्टे रेडियन। एंगल को मापेंगे रेडियन में और इसको किस में मापेंगे हम लोग, स्टे रेडियन के अंदर। किसको बच्चों, सॉलिड एंगल को। तो ये देख सकते हैं एंगल क्या होगा, ये हमने लाइन बनाई ये, और आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये आप 8th 9th 10th की मैथ में भी पढ़ा होगा, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, तो वहां भी हमने इसको पढ़ा हुआ, तो यहाँ से आप क्लियर करोगे इसको। फिर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं, तो ये आपका सॉलिड एंगल बनेगा, इनकी ठोस जो होता है, ठोस कोण की बात करें, कौन होता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये जो है जैसे भरा हुआ है, इस टाइप से जो है हम लाइन बना रहे हैं, तो ये जो यहाँ एंगल बन रहा है, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यही बच्चों क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। ये एरिया का पार्ट लिया तो डी ए अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने बच्चों देखा 3 टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां जो 7 प्रकार की है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, अपने आप के अंदर मूल है, कंप्लीट है। उसके बाद हमने देखी डेराइव्ड क्वांटिटीज 2 नंबर, यानी कि व्युत्पन्न राशियां जो किससे मिलाकर बनाई जा रही थी, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलाकर के जिनको बना रहे थे, जिनको हम डेराइव्ड कर रहे थे फंडामेंटल से, जो कि मूल राशियों से मिलाकर के बनाई जा रही थी व्युत्पन्न राशियां, वो बहुत टाइप की हो सकती है। हमने 6-7 यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे रास्ते में आपकी क्वांटिटीज आती चली जाएगी। फिर बच्चों हम 3 नंबर की बात करें यदि, जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, संपूरक राशियां जो कि 2 टाइप की होती है, इस प्रकार से हमने इनको देख लिया है। फिर बच्चों आगे नेक्स्ट आता है, यानी कि इनकी यूनिट्स आती है। यूनिट क्या होती है, देखिए हम यूनिट यानी कि जिसे आप मात्रक कहते हो, यूनिट क्या होती है, यानी कि मात्रक जिसे हम लोग कहते हैं। अभी जैसे हमने देखा था कि मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको चीनी का, एक एग्जाम्पल बताया था नमक का, कि चीनी भी 2 किलोग्राम है, नमक भी 2 किलोग्राम है हमारे पास। तो चीनी का 2 किलोग्राम क्या है, इसका मास की बात कर रहे हैं हम, इसका वेट है, तो इसका वेट की बात कर रहे हैं हम। चीनी का वेट है 2 किलोग्राम, नमक का वेट है 2 किलोग्राम। तो आप लोग नमक को बच्चों किस में माप रहे हो या चीनी को किस में माप रहे हो, किलोग्राम में। यानी कि चीनी का वेट जो है वो किस में माप रहे हो, केजी के अंदर माप रहे हो। किस में, केजी में, किलोग्राम में। या फिर मैं बात करूं कि यहां से वहां तक की डिस्टेंस जो है 2 सिटीज के बीच डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस को आप किस में माप रहे हो, किलोमीटर के अंदर माप रहे हो। तो फिजिकल क्वांटिटी को जिस मापा जा रहा है जिसके अंदर, वही उसकी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। जो इसकी इकाई के अंदर मापा जा रहा है वही बच्चों क्या कहलाती है, उसकी यूनिट, वही उसका मात्रक। यानी कि किसी भौतिक राशि को जिस इकाई में हम माप रहे हैं, हम तोल रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे हम बात करते हैं टाइम को हम सेकंड में माप रहे हैं तो सेकंड टाइम की यूनिट हुई, टाइम को हम घंटे मिनट में माप रहे हैं तो घंटा या मिनट टाइम की यूनिट हुई। वो आगे देखेंगे घंटा मिनट सेकंड कब यूज करते हैं हम लोग, वो आगे आएंगे, इनकी जो है थ्योरीज आएगी, आगे हम उसको देख लेंगे, इनके सिस्टम में देखेंगे। तो आगे फिर हम बात करते हैं, तो ये होती है यूनिट, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें मापा जा रहा है, उसके अंदर मेजरमेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसकी जो होती है वो यूनिट कहलाती है, उसका मात्रक होता है। अभी हमने देखा कि चीनी को 2 किलोग्राम चीनी थी, तो उसकी जो वेट था वो किलोग्राम में माप रही थी, तो किलोग्राम उसका क्या हुआ, मास हुआ। इसी टाइप से जो जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी 3 टाइप की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वैसे फंडामेंटल यूनिट भी होती है। फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक जिसे आप कहते हो। फंडामेंटल यूनिट क्या हो सकती है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है बच्चों, वही फंडामेंटल यूनिट होगी। मूल राशियों के जो मात्रक होंगे ना, वही क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। जैसे हम बात कर लेते हैं, क्या थी मूल राशियां? पहली थी मास, यानी कि जिसे आप द्रव्यमान कहते हैं। दूसरी थी लेंथ, जिसे आप क्या कहते हैं, लंबाई। तीसरी थी हमारे पास टाइम, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, समय कहते हैं। फिर हमारे पास 4 नंबर क्या था, विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसे आप क्या कहते हैं, तापमान। फिर हम बात कर लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटीज, यानी कि पदार्थ की मात्रा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, ज्योति तीव्रता। तो ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मूल राशियां थी। इनकी जो यूनिट होगी बच्चों, वही कौन सी यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट। मास, द्रव्यमान को मापा जाता है केजी में, लेंथ को मापा जाता है मीटर में, टाइम को मापा जाता है सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एम्पियर में, टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में, और उसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में, ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। तो ये जो है इनकी एसआई यूनिट होती है, आगे हम पढ़ लेंगे वो एसआई एमकेएस क्या होती है। तो ये इनकी यूनिट होती है, हमें ध्यान रखना होगा। तो ये जो बच्चों आप लोगों को यूनिट दिखाई दे रही है, ये फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। और ये क्वांटिटीज जो दिखाई दे रही है 7, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट। यानी कि मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं, वही मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर बच्चों आगे हम यदि बात करते हैं 2 नंबर की, तो 2 नंबर हो सकती है यानी कि डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, जिसे आप लोग कह सकते हो। तो बच्चों व्युत्पन्न मात्रक क्या हो सकते हैं, आइए हम बात करते हैं, इनको देखते हैं कि जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाएगा, जो डिपेंड करेंगे फंडामेंटल यूनिट के ऊपर, वही क्या कहलाएंगे, डेराइव्ड यूनिट होगी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट डेराइव्ड यूनिट, ऐसे भी कह सकते हो आप। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, किसी भी एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को मीटर में मापते हो, ब्रेथ चौड़ाई भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो इसको मिला करके बना रहे हैं। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, लेंथ ब्रेथ हाइट LBH, इसको भी मीटर में मापते हैं, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में। तो बच्चों क्या बन गया, ये मीटर क्यूब बन गया। क्या बन गया, मीटर क्यूब। आगे हम लोग कोई भी बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, किसकी, वेलोसिटी की। तो ये देखिए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल से मिलाकर के इसको बनाया जा रहा है, तो ये डेराइव्ड बन जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर नीचे +1 थी, तो ऊपर जाके -1। तो आप इसको बच्चों मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। हम आगे बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, हमें दिखाई दे रहा था। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो मीटर नीचे सेकंड कितनी बार हो गया, 2 बार, और सेकंड की पावर ऊपर चला जाएगी तो -2 हो सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। एक्सीलरेशन को किस में मापा था बच्चों हमने, मीटर सेकंड -2 में। तो एक तो फोर्स की यूनिट ये भी हो सकती है, और जिस साइंटिस्ट ने ये दिया था उसका नाम न्यूटन था। तो आप फोर्स की यूनिट जो है बच्चों न्यूटन भी रख सकते हो। न्यूटन तो है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर आई है। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये कैसे आई है, ये आई है यूनिट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग जो हमने इसको निकाला है।
तो इस टाइप से जो भी आप लोग यूनिट बच्चों निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। और भी जो है बहुत सारी यूनिट हो सकती है। जैसे हम लोग आगे बात करते हैं कि एक हमने पढ़ा था फॉर्मूला, आगे हम लोग वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की न्यूटन हुई, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर होती है। फोर्स की चाहो तो आप ये भी पुट कर सकते हो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे चाहो तो फोर्स की क्या होगी, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, इसकी भी मीटर होगी तो क्या बन गई है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये भी। या फिर वर्क की एक होती है जूल भी होती है, क्या होती है, जूल, साइंटिस्ट ने दिया था जूल ने, तो उसको आप जो कार्य की जो है मात्रक है वो जूल भी हो सकता है, इसका जो यूनिट है वो जूल भी हो सकती है। तो बहुत सारी यूनिट है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। और भी हम लोग निकाल के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से आप लोग जो है इनको निकाल सकते हो। इंपल्स की बात करते हैं, आवेग की, जो कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इंपल्स इज इक्वल टू मास इंटू मोमेंटम, सॉरी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये आगे आते जाएंगे, आगे आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो अभी जो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता ही नहीं, फॉर्मूला ही ध्यान नहीं है तो हम यूनिट कैसे निकालें। तो ध्यान रहे, पहले फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, तो ही आप लोग उसकी यूनिट को निकाल सकते हो, यूनिट को डेराइव कर सकते हो। तो फॉर्मूले आगे धीरे धीरे ये आते जाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी यूनिट बच्चों। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यूनिट। तो इसलिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूले के अंदर आप जो यूनिट पुट करते जाइए तो उसकी क्वांटिटी की यूनिट को बनाते जाइए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेन से मैन परफेक्ट, तो आपको धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाओगे, आपको फॉर्मूलाज ध्यान रहने लग जाएंगे। आगे धीरे धीरे ये सब जितना भी हम लोग कार्य वर्क पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, मोमेंटम पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एरिया, ये सब आगे चैप्टर्स के अंदर आते चले जाएंगे। आगे हम इनको पढ़ते चले जाएंगे डिटेल्स के अंदर, तो वहां भी ये आएगा। तो पहले हमें इनकी यूनिट से मतलब है कि यूनिट क्या होती है। तो हम देखें मास को किलोग्राम में मापते हैं, वेलोसिटी को किस में माप रहे थे, मीटर सेकंड माइनस 2 में। तो मीटर सेकंड माइनस 2 ये किसकी हुई, जो है जो मोमेंटम की यूनिट है। फिर हम इंपल्स की बात कर लेते हैं। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, यानी कि इंपल्स आवेग, आवेग बराबर बल गुणा में समय होता है। इसको देखें, फोर्स की क्या हो चुकी है बच्चों, फोर्स की न्यूटन और टाइम की सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड भी आवेग इंपल्स की यूनिट हो सकती है। और भी आप लोग देख सकते हो, ये बहुत सारी यूनिट हो सकती है। जैसे हम बात करें, आप कुछ कांस्टेंट जैसे पढ़ के आए थे हम लोग, बेसिक जो हमने फोर्स पढ़े थे नेचर के, वो देखें, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। हमने जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर था, कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर था। तो ये यूनिट आई कैसे, ये निकाल के देखें बच्चों। जी की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर इधर ले जाइए, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1। प्लस या माइनस कोई मायने नहीं रखता बच्चों यूनिट में, तो इसलिए इसको एक बार पढ़ा रहने देते हैं हम लोग। तो देखते हैं, जी की वैल्यू हमें चाहिए, m1 m2 इधर नीचे आ जाएगा। नीचे कौन आया, m1 और m2 की बात करें तो जी की बच्चों हमें वैल्यू चाहिए, इसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, आर यानी कि एक प्रकार की डिस्टेंस थी दोनों मास के बिटवीन, मीटर, आर की स्क्वायर है तो मीटर की भी स्क्वायर कर दो। नीचे मास 2 बार है तो किलोग्राम, दूसरा भी मास ये तो किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम 2 बार था नीचे, तो किलोग्राम स्क्वायर कर दिया। तो देखो बच्चों यूनिट आई कि नहीं आई। तो इस टाइप से जो है बच्चों आप लोग जो है यूनिट निकाल सकते हो। कोई भी आप लोगों को फॉर्मूला दिया जाए, आप उस फॉर्मूले को यूज करते हुए बच्चों उसकी जो है यूनिट निकाल सकते हो। और भी आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपकी कोई भी बुक उठाइए, आप लोगों को यूनिट दिए, फॉर्मूला उठाइए, फॉर्मूला देख करके जो बच्चों है आप लोग ये यूनिट जो है निकाल दीजिए, आप यूनिट को निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसको, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कई बार आप लोगों ने बच्चों देखा, ये तो ये यूनिट थी, हम लोग और भी बहुत सारी हो सकती है, आगे चलती जाएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया, आप सीख गए हो कि यूनिट कैसे बनाई जाती है। आगे आपने देखा होगा, कई बार तो आपने देखा होगा कि लेंथ की बात करें हम, दूरी की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट जो भी है, कि 2 सिटीज़ के बिटवीन की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। कई बार आपने बच्चों देखा होगा कि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है। कई बार देखा होगा कि 4 सेंटीमीटर है। कई बार देखा होगा कि 10 फीट है। इस टाइप से आप लोग देख सकते हो।
तो ये आप लोगों ने देखा भाई 80 किलोमीटर है भी तो वो भी एक लेंथ ही है, डिस्टेंस है। 100 मीटर है तो वो भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी। तो कई बार हम डिस्टेंस को, लेंथ को किलोमीटर में, कभी मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी फीट में, अलग अलग टाइप से उसको मेजर कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या चीज होती है उसको हम देखेंगे। कई बार हम देख लेते हैं कि मास को हम किलोग्राम में माप रहे हैं, द्रव्यमान को, कई बार ग्राम में माप लेते हैं, कई बार हम लोग टन के अंदर माप लेते हैं। तो ये किलोग्राम, ग्राम जो होता है, और आगे की हम लोग बात कर लेते हैं यदि कि जो है कई बार ऐसे हो जाता है कि इतने पाउंड है, तो बहुत सारे जो इतने टन है जो भी है, तो हम लोग इसको माप लेते हैं भाई। इस प्रकार से जो है मास जो है इसका आता है द्रव्यमान। तो ये क्या चीज होता है। कई बार टाइम को मापते हैं भाई मिनट में, कई बार सेकंड में मापा, कई बार घंटा में, दिन में, वर्ष के अंदर, शताब्दी के अंदर, इस टाइप से जो बच्चों इसका मास हम लोग जो टाइम है इसका मेजर करते हैं। तो आइए हम लोग इनको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका। तो ये जो होता है बच्चों यूनिट सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट सिस्टम। मात्रक पद्धति कहते हैं इसे बच्चों। क्या कहते हैं? मात्रक पद्धतियां। यूनिट सिस्टम्स होते हैं मात्रक पद्धतियां। तो मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं तो मेनली अगर हम देखें मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं बच्चों, पहली मात्रक पद्धति की बात करते हैं CGS मात्रक पद्धति, दूसरी मात्रक पद्धति की बात करते हैं MKS मात्रक पद्धति, तीसरी मात्रक पद्धति की यूनिट की बात करें FPS यूनिट सिस्टम, 4 नंबर होता है SI यूनिट सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो होता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या क्या हो सकता है। CGS नाम से ही पता है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब बच्चों सेकंड होता है, M का मतलब कि अगर हम बच्चों बात करते हैं M का मतलब होता है मीटर, K का बच्चों मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब बच्चों होता है सेकंड, F का मतलब होता है बच्चों फुट, P का मतलब बच्चों होता है पाउंड, S का मतलब बच्चों होता है सेकंड, और ये SI इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। MKS और SI लगभग अप्रोक्स एक ही चीज होती है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। अब कई जगह तो हम बात कर लेते आगे कि CGS यूनिट सिस्टम क्या है। CGS मात्रक पद्धति इस सेंटीमीटर को किस में मापते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट जो होता है मास को मापते हैं ग्राम में, टाइम को मापते हैं सेकंड के। यानी कि हम बात करें ऐसी यूनिट सिस्टम, यानी कि CGS यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, मास को ग्राम में मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, टाइम को किसमें मेजर किया जाएगा बच्चों? सेकंड में मेजर किया जाएगा। किसमें? CGS यूनिट सिस्टम के अंदर। MKS यूनिट सिस्टम की बात करें, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा, टाइम को किसमें मेजर किया जाएगा, किसमें मापा जाएगा? सेकंड में। FPS यूनिट सिस्टम के अंदर मात्रक पद्धति में लेंथ को पाउंड में मापा जाएगा, फुट में मापा जाएगा, मास को पाउंड में मापा जाएगा, टाइम को किसमें मेजर किया जाएगा? सेकंड में। और इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम MKS के अंदर जो होगा वही इंटरनेशनल यानी कि SI यूनिट सिस्टम के अंदर जो है होता है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि कई बार मैं कहूं कि यहां से वहां तक की जो डिस्टेंस है ना, कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। तो आप लोग यहां पर मीटर 20 मीटर, आप लोग A और B पॉइंट के बिटवीन की डिस्टेंस जो है लेंथ को मेजर कर रहे हो, आप लंबाई को माप रहे हो। तो कौन सी मात्रक पद्धति यूज हो रही है मीटर के लिए? MKS यूज हो रही है बच्चों। कौन सी यूज हो रही है? आप यहां पर लेंथ को मापने के लिए कौन सी मात्रक पद्धति, कौन सी यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हो? मीटर आया तो MKS जो है उसको आप यूज कर रहे हो। और अगर मैं बात कर लूं कि यहां पर की अगर मैं बात करता हूं कि ये जो यूनिट है वो जो है बच्चों इतने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है A से B की डिस्टेंस, तो कौन सी मात्रक पद्धति यूज कर रहे हो आप? CGS। कौन सी? CGS। अगर मैं कहूं 100 फीट है, 100 फीट डिस्टेंस है A और B की, तो A और B के बीच की लंबाई जो है लेंथ किस में मेजर कर रहे हो? FPS यूनिट सिस्टम अप्लाई कर रहे हो। और SI जो होती है कि कई कंट्रीज में देखा होगा, कई जगह पर कई एरिया के अंदर CGS यूनिट सिस्टम अप्लाई किया जाता है, कई जगह पर MKS सिस्टम यूज होता है, कई कंट्रीज में कई एरिया में कई जगह पर FPS यूज होता है। SI होता है इंटरनेशनल, यानी कि SI सभी कंट्रीज में सभी जगह पर पूरे वर्ल्ड में
समान रूप से यूज़ किया जाता है वो होता है SI, जो होता है यूनिट सिस्टम होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। MKS में जो यूनिट होती है वही होती है SI के अंदर यूनिट, लगभग तक ऐसी ही होती है, सेम होती है। तो ये जो था बच्चों, आपने देखा है कि कई बार हम लोग सेंटीमीटर में, मीटर में, सेकंड में, घंटा में, मिनट में, तो किस प्रकार से बच्चों आप लोग जो मेज़र करते हो वो होती है यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करता है। वो होती है बच्चों मात्रक पद्धतियाँ होती है कि 3-4 टाइप की जो है CGS, मतलब इस मात्रक पद्धति में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, फिर मीटर किलोग्राम सेकंड, F का मतलब फुट पाउंड सेकंड, और ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है। आप इस टाइप से जो है बच्चों यूज़ कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मात्रक के, यूनिट के, वो आप निकाल करके देखिए, बुक उठाइए, NCERT के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हमें, आप फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूले आगे चलते जाएंगे। तब तक हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक बच्चों आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। पीछे के टॉपिक में किसी को डाउट है तो वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो टाइप कीजिए, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। बच्चे कई जो होते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, तो जैसे ही मैं सीन करता हूं, देखता हूं, तो उनके आंसर जो है बच्चों दे पाता हूं। तो आगे आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक थैंक यू, गुड बाय।